14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें लाखों लोग यहाँ से वहाँ हुए थे, मतलब भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, और लाखों लोग मारे गए थे दंगा भड़कने के कारण। इसी में गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी। आप एक चित्र देख सकते हैं। चित्र 1 में विभाजन की वजह से लाखों लोग गुजर गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। उनके घर तबाह हो गए, नौकरियां तबाह हो गई। बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया गया, जैसे रेप वगैरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई थी। लोग बिछड़ गए। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के 2 संप्रभु राज्यों, भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जानें गईं, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के बारे में ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। चित्र 2 कैमरे की तस्वीरों से हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, धुआं उठता दिख रहा है और लगता है कुछ किसी घर का एक मलबा पड़ा हुआ है। हेडिंग 1 बंटवारे के कुछ अनुभव। यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। स्रोत 1 मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे, जितना उनके लिए करना जरूरी था। उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है और लौट कर मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल, मेरा मतलब है मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने तमाम गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला।
एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी तो हुई मगर बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पाँव फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान लिए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थीं। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटे भर बाद हथियार बंदूक हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है? और दूसरे लोग अपनी अनपढ़ लाठियों और बंदूकें से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकेंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। स्रोत 2। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं कैसे नहीं कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोस ही रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद? लाहौर से? रुको रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं। चित्र 3। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग
अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। आप एक चित्र देख सकते हैं, इसमें रेलगाड़ी के ऊपर कितनी भीड़ है, अंदर लोग ठुसे पड़े हुए थे। स्रोत 3, ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट जाऊं। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओह हिंदुस्तानी। मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा, नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। 1. प्रत्येक स्रोत से आपस में बातचीत करने वाले इन लोगों के रुख के बारे में हमें क्या पता चलता है। 2. ये कहानियाँ लोगों की विभाजन संबंधी विभिन्न स्मृतियों के बारे में हमें क्या बताती हैं। 3. इन लोगों ने खुद को और एक दूसरे को कैसे पेश किया और पहचाना। चर्चा कीजिए। विभाजन संबंधी लेखन में ऐसी कहानियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हेडिंग 2, ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनमें बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता लगता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी अर्थात शरणार्थी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस पार या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा, शैडो लाइंस, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी, से ठोकर खाई, वे बेघर हो गए। पलक झपकते ही उनके माल असबाब हाथ में से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गईं। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी जिंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। चित्र 4, बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामानों के साथ 1947। कई सारी बैलगाड़ियां दिख रही हैं जिन पे पूरा का पूरा परिवार 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 लोग एक एक बैलगाड़ी पर लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यह महज एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था? या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थीं और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मार्शल लॉ अर्थात मार्शल लॉ, मारामारी और रौला या हुल्लड़, विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस, होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल, क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही हैं? आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखें तो सन 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में
जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में एक मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। अर्थात दोनों धर्मों के जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अतिवादी, इन्हीं लोगों ने आपस में ये सब कारगुजारियाँ की। रूढ़ छवियों, स्टीरियोटाइप्स की ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार RM मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ छवियों, स्टीरियोटाइप्स की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी अर्थात एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिलता है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएं, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। ये नफरतें सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासलों को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय हो रहे हैं। उन प्रलंबकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। चर्चा कीजिए। अगर आपने कोई विभाजन संबंधी कहानियाँ सुनी है तो उन्हें याद कीजिए। यह सोचिए कि विभिन्न समुदायों के बारे में आपकी अवधारणाएं इन कहानियों से कैसे बनी। कल्पना कीजिए कि अलग अलग समुदायों के लोग एक ही कहानी को कैसे बयान करेंगे। चित्र 5। लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे उन स्थानों पर उनका विच्छेद हो गया। देख सकते हैं कि लोग बहुत सारे सामान जो उठा सकते हैं वही रखे हुए हैं।